जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, सपोज आपके पास एक कंडक्टर है। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी कंडक्टर की बात करते हो एंड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज के फ्लो होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड करंट। बट वी नो चार्ज अपने आप तो फ्लो होता नहीं है। चार्ज को फ्लो कराने के लिए करना क्या पड़ता है कि जब किसी कंडक्टर को हम बैटरी से या सेल से कनेक्ट करके उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या हम यूँ कहें कि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करने लगता है। This process is called current. Simply, whenever potential difference is applied between the ends of conductor, then charge will flow from one end of conductor to another end. This flow of charge is called current. But जब हम बात करते हैं quantitatively, यानी कि ये theoretically तो हमको समझ में आ गया कि current मतलब flow of charge from one end to another end. But इस current की value क्या होगी? तो अगर इस current की value की बात करी जाए तो suppose इस कंडक्टर के अंदर Q चार्ज फ्लो होता है इन टाइम इंटरवल t फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट की जब बात करी जाती है किसी भी कंडक्टर में, तो जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल Q बाई टी। Q बाई टी मीन्स सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ए चार्ज passing per unit time through any conductor is called current simply। बट अगर हम करंट की भी बात करें या चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो है वो कांस्टेंट हो। चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब है कि टाइम टू टाइम चार्ज का अमाउंट चेंज हो सकता है, कि मान लो पहले सेकंड में कुछ और फ्लो हो रहा हो, थर्ड सेकंड तक पहुंचते पहुंचते चार्ज का अमाउंट बदल जाए। तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा हो। अगर कांस्टेंट चार्ज फ्लो होता है, या हम यूं कहें कि कंडक्टर के अंदर जब हम करंट की बात करते हैं तो अगर करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एवरेज वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल क्यू बाई टी। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। बट अगर कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज वेरिएबल है, दैट मीन्स इफ द चार्ज इज इन फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो चार्ज है वो अगर टाइम के फंक्शन के फॉर्म में है या वेरिएबल है, तो हम फाइंड करते हैं इंस्टाटेनियस। कौन सा वैल्यू फाइंड करते हैं? इंस्टाटेनियस वैल्यू फाइंड करते हैं करंट का। और इंस्टाटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। क्लियर? वैसे तो फॉर्मूला एवरेज के लिए हम क्या लगाते हैं? I इज इक्वल क्यू बाई टी। बट अगर हमको इंस्टाटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है तो इंस्टाटेनियस वैल्यू के लिए हम यूज कर सकते हैं I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब चार्ज टाइम के फंक्शन के फॉर्म में हमको दिया रहता है। क्लियर? अगर चार्ज की बात करी जाए तो देखिए, चार्ज जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने के कारण इसका जो यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है और इसका यूनिट है एम्पियर। क्लियर? लेकिन चार्ज की अगर बात करी जाए तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर चार्ज की बात करें तो स्केलर होने के बावजूद भी चार्ज में डायरेक्शन होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है बट हैव डायरेक्शन सेम एज पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। Clear? तो simply, whenever potential is applied between the ends of conductor, then charge will flow from one end to another end of conductor. This flow of charge is called current, and for the magnitude we can say the rate of flow of charge is called current. I is equal Q by T, it is its average value, but if the charge is in the form of function of time, then the instantaneous value of current is I is equal dQ by dt. यहाँ से अगर हम बात करें तो करंट का यूनिट एम्पियर है,
चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट चार्ज के पास डायरेक्शन होती है, और चार्ज की जब डायरेक्शन की बात करी जाती है दैट मीन्स इट हैव डायरेक्शन सेम एज पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव के बारे में हमको मालूम है, इट विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? सिंपली बात करें तो चार्ज क्या होता है ये तो हमको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, तो नॉर्मली आपने क्लास 10th में पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एसी एंड डीसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मींस डायरेक्ट करंट। तो अगर हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। नंबर 1 इज डायरेक्ट एंड नंबर 2 इज अल्टरनेटिंग। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में मेन ये फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। अब फंडामेंटल डिफरेंस के लिए देखिए कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आई टी ग्राफ, करंट और टाइम के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो ग्राफ लाइन आती है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देती है। ग्राफ लाइन इस तरीके से दिखाई देने का मतलब क्या है कि alternating current means that current that will change their magnitude continuously and polarity periodically। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो लगातार बदलता है, इस टाइप से देखिए लगातार बदल रहा है, बट उसकी जो पोलरिटी है वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद बदल रही है। पहले पॉजिटिव में इंक्रीज मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो। तो एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा हो और पोलरिटी मतलब डायरेक्शन एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के जब बाद चेंज हो रही हो, देन दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? और अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है हमको वो कहाँ से मिलता है? मेनली जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर से मिलने वाला जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट होता है। इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी हमको मिलती है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 हर्ट्ज पर सेकेंड है, अदर कंट्रीज में अलग होती है। एक टाइप आपने पढ़ा है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? इन डायरेक्ट करंट पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट, पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? बट जो मैग्नीट्यूड है दैट मे बी कांस्टेंट और मे बी चेंज, वेरिएबल आल्सो। पोलरिटी कांस्टेंट रहती है। पोलरिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब अगर आप स्टेडी डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या है कि अगर आप इसके लिए करंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट का आईटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन में मिलने का मतलब क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट, दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी डीसी। सेकेंड इज आप क्या है आपका? सेकेंड इज वेरिंग डीसी। अब वेरिंग डीसी क्या है कि अगर वेरिएबल डीसी के लिए आप बात करते हो तो वेरिएबल डीसी करंट के लिए जो आपका करंट टाइम ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा, आई टी। इन दिस टाइप ऑफ करंट मैग्नीट्यूड में चेंज बट पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए पोलरिटी हमेशा पॉजिटिव है, एबव द लाइन है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? वेरिएबल है। क्लियर? तो ये टाइप का जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड वेरिंग डीसी। सिंपली दो टाइप के करंट होते हैं, एसी एंड डीसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस द मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली एंड पोलरिटी periodically after a definite time interval. Second is DC. In DC, magnitude may change or may be constant, but direction is constant always. If the magnitude is also constant, then it is called steady DC, and if the magnitude is variable, then it is called varying DC. Clear? Alternating current का source है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मर। DC करंट का जो सोर्स होता है आपका, DC करंट हमको कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बैटरी। बैटरी से मिलने वाला जो करंट होता है, इन्वर्टर से मिलने वाला जो करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? डीसी करंट। सिंपल, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। नेक्स्ट वी मूव। अब देखिए करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गिवन क्वेश्चन में क्या है? ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए कॉपर वोल्ट मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ Cu++ आयंस डिपॉजिटेड ऑन ईच कैथोड on the cathode per minute. Clear? Number of ions deposited on the cathode per minute की बात करी जा रही है। Clear?
अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम करंट की तरफ थोड़ा सा वापस चलते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, I इज इक्वल क्या है, Q बाई टी है। I इज इक्वल Q बाई टी है। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो N इंटू ई बाई टी, बिकॉज Q इज इक्वल क्या होता है, N इंटू ई, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसी के बेस पर अगर आप एम्पियर को डिफाइन करते हो, किसको डिफाइन करते हो, एम्पियर को, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो अब देखिए एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। एम्पियर की डेफिनेशन के लिए आप ये मान लीजिए कि पहला आपको करना क्या है कि सपोज आपने ये मान लिया इफ I इज इक्वल 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल 1 सेकेंड। क्लियर। I इज इक्वल 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल 1 सेकेंड मान लीजिए। तो अगर इस फॉर्मूले से आप इसको देखोगे देन आपको मालूम है कि I इज इक्वल क्या होता है, N इंटू ई बाई टी। तो जब आप यहां से N की वैल्यू फाइंड करोगे तो N की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। क्या निकल के आएगी N की वैल्यू, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। दैट मीन्स अगर हम एम्पियर के डिफाइन करने की बात करते हैं कि व्हाट इज एम्पियर, देन यू कैन से इफ 6.25 into 10 to the power 18 electrons are passing through any conductor per second, then the current in that conductor must be 1 ampere. Or simply, if 1 ampere current is passing through any conductor per second, then the number of electron passing through it is 6.25 into 10 to the power 18. Clear? सिंपल हमने क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। अगर हम इसी को यूज करके अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से। आपको इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू दी जा रही है। करंट कितना गिवन है, I इज इक्वल 3.2 एम्पियर। फाइंड थ्रू ए कॉपर वोल्टमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ Cu प्लस प्लस आयंस। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करना है, नंबर ऑफ Cu प्लस प्लस आयंस। ठीक है, डिपॉजिटेड पर से मिनट। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। क्लियर। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ठीक है। आप अगर यहां से बात करते हो तो आप इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो, I इज इक्वल नंबर ऑफ आयंस इंटू चार्ज ऑफ Cu प्लस प्लस आयन अपॉन टाइम। क्लियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कितने Cu प्लस प्लस आयन डिपॉजिट होंगे तो नंबर ऑफ आयन और चार्ज ऑफ आयन का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज द टोटल चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो आप यहां से देखिए ये क्या होगा आपका I इंटू टी, टाइम इधर आ जाएगा, इज इक्वल क्या होगा N इंटू चार्ज ऑफ Cu प्लस प्लस आयन। अब देखिए डबल पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 1 पॉजिटिव होता तो 1.6 होता, डबल पॉजिटिव है दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। यहां से अगर आप n फाइंड करते हो तो n इज इक्वल क्या आएगा, I की वैल्यू 3.2 इंटू t कितना है 60 अपॉन ये कितना 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 3.2 से 3.2 कैंसिल एंड यू विल गेट n इज इक्वल 60 इंटू 10 टू दी पावर 19। क्लियर। 60 इंटू 10 टू दी पावर 19, दैट मीन्स n में बी 6 इंटू 10 टू दी पावर 20। तो अगर किसी कंडक्टर से इतना करंट पास हो रहा है 3.2 एम्पियर का, तो नंबर ऑफ Cu प्लस प्लस आयन होना चाहिए उसमें कितना पर मिनट, 6 इंटू 10 टू दी पावर 20। सिंपली जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल Q बाई टी। टोटल चार्ज मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंटू चार्ज ऑफ आयन अपॉन T मीन्स टाइम। क्लियर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स मेक 6 into 10 to the power 15 revolutions per second around the nucleus. What will be the current in the orbit? अब देखिए करंट इन द ऑर्बिट, सिंपल सा अगर फॉर्मूला अगर आपसे बात करी जाए तो करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? करंट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट आई इज इक्वल क्या होना चाहिए? इट इज इक्वल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं? सिंपली इसको बोल देते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम पीरियड क्या होता है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ये ऑर्बिट है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस टाइप से। तो ये रिवॉल्व करता हुआ जब लौट के एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, इसी को बोला जाएगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड यू विल नो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल माना जा सकता है, तो यहां से चला है वहीं तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा तो उसी को बोल रहे हैं हम टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड की बात करी गई, इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है? इस क्वेश्चन में हमको गिवन है इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 into 10 to the power minus 19, साथ ही साथ गिवन है मेक 6 into 10 to the power 15 revolutions per second, 6 into 15 10 to the power 15 revolutions per second, this is called the frequency। frequency क्या है? 6 into 10 to the power 15 revolutions per second। क्लियर? अब यहां पर देखिए 6 into 10 to the power 15 revolutions per second दिया गया है। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? t, टाइम पीरियड इज इक्वल क्या होता है? 1/f। 1/f मीन्स 1/6 into 10 to the power 15। क्लियर? ये आ गया आपका टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है पर सेकंड जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। अब यहाँ से अगर आप बात कर रहे हो वैल्यू आपको प्लेस करनी है तो आप इसको ये लिख सकते हो आई इज इक्वल ई अपॉन टी। ई अपॉन टी का मतलब आप इसको चाहो तो ई इंटू एफ लिख सकते हो। ई इंटू एफ का मतलब, क्योंकि ई इंटू टी, ई अपॉन टी है तो 1/t को आप फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, तो 1/t फ्रीक्वेंसी हो गई, तो E इंटू एफ, ई कितना? 1.6 into 10 to the power minus 19, फ्रीक्वेंसी कितनी? 6 into 10 to the power 15। ठीक है, ये हो गया आपका 9.6 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। कितना करंट आएगा ऑर्बिट में? 9.6 into 10 to the power minus 4 एम्पियर। सिंपली वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आई इज इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लेस किया, 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। अब देखिए ऑर्बिट की रेडियस दी गई है इतनी मीटर विद ए स्पीड ऑफ, विद स्पीड ऑफ द इक्विवेलेंट करंट इज। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात कि आपको फॉर्मूला फिर से वही लगाना पड़ेगा, I इज इक्वल ई अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हो तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? T इज इक्वल 2πr अपॉन v, 2πr अपॉन v। क्लियर? अब देखिए 2πr की वैल्यू आप बात करते हो स्पीड अपॉन v, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है? 5.0 इंटू 10 to the power minus 11। क्लियर? अपॉन v यानी कि 2.2 इंटू 10 to the power 6। अब देखिए 2.2 से 22 कैंसिल करोगे तो ये 10, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 20 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 100/7 इंटू
2 इंटू 10 20, 20 इंटू 5 100, 100/7 × 10⁻6 ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10⁻17। 11 और 6 कितना हो गया 17। अब ये वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, प्लेस करिए वैल्यू, तो ये कितना होगा 1.6 10⁻19 अपॉन 100/7 इंटू 10⁻17। 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये होगा 11.2, 11.7 इंटू 1.6 यानी कि 16 इंटू 7 112, तो ये हो गया 11.2 अपॉन 100 इंटू 10⁻17 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 19 में से 17 लेस होगा तो 10⁻−2, या अगर आप इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो 11.2 इंटू 10⁻4। अब देखिए 11.2 इंटू 10⁻4, या इसको चाहो तो आप 1.12 इंटू 10⁻3 एम्पियर भी बोल सकते हो। देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें सही मिल रहा है आपको, 1.12 इंटू 10⁻3, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज अवर आंसर। क्लियर? तो सिंपली आपको कुछ भी दिया जाए, फॉर्मूला आपको लगाना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन्हें रीजन 10⁹ अल्फा पार्टिकल्स एंड 10⁻19 protons move to the left while 10⁻19 electrons move to the right per second. The current is, अब यहां पर समझ लीजिए ये एक रीजन है, इस रीजन में देखिए मान लीजिए ये एक कंडक्टर ही मान लीजिए, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो अल्फा है, अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स ये राइट ये लेफ्ट, तो ये क्या है अल्फा भी इधर जा रहा है, प्रोटॉन भी इधर जा रहा है, और देखो अल्फा और प्रोटॉन दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? साथ ही साथ ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ रहे हैं इधर। अब इस रीजन में देखो, इस रीजन में क्या होगा, 3 करंट होंगे, एक करंट होगा किसका, अल्फा का, तो ये जो आई अल्फा होगा ये तो इसी की डायरेक्शन में जाएगा, आई प्रोटॉन होगा ये इसी की डायरेक्शन में जाएगा, और आई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके अपोजिट जाएगा इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है पॉजिटिव चार्ज के सिमिलर और निगेटिव के अपोजिट मूव करता है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल करंट क्या होगा, आई इज इक्वल अल्फा प्लस आई पी प्लस आई ई, तीनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ऐड हो जाएंगे, तो अब ये क्या होगा, पर सेकंड की बात करी गई है, तो n इंटू अल्फा अपॉन टी प्लस n इंटू पी अपॉन टी प्लस n इंटू ई अपॉन टी। करिए, अल्फा का नंबर 10⁻19 इंटू 10⁻, नंबर है, और अल्फा का चार्ज होता है 3.2 इंटू 10⁻−19 पर सेकेंड, मतलब 1, प्लस इसका नंबर भी 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इसका चार्ज होता है, इसके भी अपॉन में टी, प्लस इलेक्ट्रॉन के भी नंबर उतने ही है 10⁻19, चार्ज इसका भी 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन टी। देखिए जरा इसमें 10⁻−19 से ये कैंसिल, इसकी पावर से ये, इसके पावर से ये, 3.2 प्लस 1.6 प्लस 1.6, टोटल जो करंट आपका आ रहा है वो आ रहा है 6.4 एम्पियर। अब ये देखिए 6.4 एम्पियर, तीनों करंट की डायरेक्शन किधर है, ये भी राइट टू लेफ्ट, ये भी राइट टू लेफ्ट और ये भी राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट टोटल करंट जा रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो 6.4 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट। बहुत इजी है, अलग अलग टाइप के चार्ज पार्टिकल्स रीजन में फ्लो हो रहे हैं तो सबका करंट अलग अलग जनरेट होगा,
और डायरेक्शन वाइज सब सेम मिल गए तो हमने ऐड कर दिया। अगर यही अपोजिट मिल जाते तो क्या होता, अपोजिट वाला उसमें से लेस कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। क्लियर? बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन। अब समझिए, जैसे हमने बात की कि कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन मॉडल के बेस पे हम इसके कंडक्शन को कैसे समझ सकते हैं उसकी बात करते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, क्लियर? ओके, चलिए सपोज ये कंडक्टर है। अगर अभी हम बात करें इस कंडक्टर में, अभी इस कंडक्टर पर हमने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, पोटेंशियल कितना है, 0। तो जब 0 पोटेंशियल पर होता है तो यू विल नो ऑल कंडक्टर्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड देम। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए कि जब आप बात करते हैं एटम की, तो देखिए एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। जैसे ये दिया है, हम ये पार्टिकल्स बना देते हैं, मान लीजिए एक प्रोटॉन है और दूसरे क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसी सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं इस टाइप से, और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इन ऑर्बिट्स में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो अगर हम इस एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में समझें, एक्सपेंड करके समझें कि मान लीजिए ये तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करी तो देखिए अंदर वाली ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पास होगा, तो अंदर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा। बाहर वाली जो ऑर्बिट है वो उसका इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर सबसे कम होगा। इस कंडीशन में अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इवन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं मेटल्स में कि इवन एट रूम टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और मेटल की बाउंड्री यानी कि मेटल के अंदर फ्रीली मूव करने लगते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इन मेटल्स the electrons of outermost orbit are very loosely bound with their nucleus. Even at room temperature they will leave their orbit and move freely inside the metal. These electrons are called free electrons. तो हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन क्या है कि जब आप जीरो पोटेंशियल पर इनसे बात कर रहे हो तो जीरो पोटेंशियल पर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट कुछ इस टाइप से हो रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके कारण ओवरऑल जो मूवमेंट है, यहां पर हम क्या बात करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी कंसीडर करी जा रही है, 0। एट जीरो पोटेंशियल अगर हम बात करें तो ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ओवरऑल मूवमेंट या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर्ड एज 0। तो नॉर्मली जब विदाउट पोटेंशियल हम बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, बट उनका मूवमेंट कुछ ऐसा है कि ओवरऑल करंट भी कितना होगा, एवरेज करंट की अगर बात करी जाए तो इस कंडीशन में करंट भी 0 है। बट जब हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, या हम यूं कहें कि इसी कंडक्टर के एंड्स को, ये जो कंडक्टर था इसी कंडक्टर के एंड्स को हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके एंड्स को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बेटा जब आप बैटरी से कनेक्ट करके क्या अप्लाई करोगे, पोटेंशियल, तो एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा, एक निगेटिव पर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा क्या कि व्हेन यू विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल अप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड
all electrons, electrons क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड all electrons will experience force, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन हो रहा था इन पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और ड्यू टू द फोर्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अप्लाई किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स वर्क करेगा, और उस फोर्स के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल एंड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब जब इनका मूवमेंट होगा तो फोर्स के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन, और इसी एसिलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से एक वेलोसिटी गेन कर लेंगे, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आगे हम इसकी बात करेंगे। तो सिंपली क्या है कि व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, then an electric field is produced inside it. Due to that electric field, all electron will experience a force and move opposite to the direction of electric field. That means from the negative potential to positive potential, and in this case the overall movement of electron is not zero now. अब जो ओवरऑल मूवमेंट था वो जीरो नहीं होगा, और क्या होगा, इस सर्किट में एक करंट डेवलप हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन। सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे बट रैंडम मोशन में थे, एवरेज वेलोसिटी जीरो थी तो एवरेज करंट जीरो था। पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एसिलरेट करने लगते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने लगते हैं, और इस सर्किट में एक करंट डेवलप हो जाता है। क्लियर? अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल से हमको 2 या 3 टर्म, कुछ टर्म ऐसे हैं जो हमको समझने हैं, जिनको हम आगे यूज करेंगे। तो पहला टर्म इससे निकल के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सिंपली आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, तो अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता क्या है कि जब ये कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते हैं, देन ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे विल रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द पॉजिटिव आयंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिससे निकले होंगे एटम से, वो एटम किस में बदल गया होगा, पॉजिटिव आयन में। तो जब पॉजिटिव आयन जो होंगे, वो पॉजिटिव आयन भी कहाँ होंगे, कहीं बाहर तो गए नहीं होंगे, वो आयन प्रेजेंट तो यहीं कहीं होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब आगे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उन पॉजिटिव आयन से टकराएंगे या एक दूसरे से टकराएंगे। तो इनका जो कॉलिजन होगा, ड्यू टू द कॉलिजन इनकी जो वेलोसिटी है वो फ्लक्चुएट करेगी, बार बार कम ज्यादा होगी। तो जब इनकी वेलोसिटी बार बार कम ज्यादा होती है, इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी of free electrons inside the conductor during flow of current is called drift velocity। सिंपली एवरेज हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो बार बार कम ज्यादा हो रही है। कम ज्यादा होने का रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा है, वो बार बार कोलाइड कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉलिजन कभी वेलोसिटी कम हो जाती है, ड्यू टू द फोर्स वेलोसिटी फिर से बढ़ती है, फिर कोलाइड कर जाते हैं, तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। दैट्स वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है VD। V मीन्स वेलोसिटी, D मीन्स ड्रिफ्ट, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो होती है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म जो यहां से निकल के आता है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है
कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हुआ तो ड्यूरिंग द मूवमेंट दे विल रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर। मान लीजिए उसका पहला कॉलिजन हुआ, फर्स्ट कॉलिजन हुआ, फर्स्ट कॉलिजन के बाद क्या हुआ, उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सीलरेट होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण फिर से वो क्या होता है, दोबारा से टकरा जाता है, वेलोसिटी फिर से कम हो गई, फिर आगे चलेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी ड्यू टू द फोर्स, फिर टकरा जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन ये मतलब जितने टाइम तक वो आराम कर रहा है, आराम करने का मतलब क्या है, एवरेज टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव CUSSI successive collision, average time gap between two successive collisions are called relaxation time, या हम ये भी कह सकते हैं average time between two collisions, two successive collision in which it can accelerate, it मतलब इलेक्ट्रॉन, in which electron will accelerate rate freely due to इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इसको जो टाइम मिलेगा, उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा। दैट एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करी जाए तो रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। इसका सिंबल क्या होता है, टाउ होता है। थर्ड वन इज मीन फ्री पाथ। अब देखिए मीन फ्री पाथ क्या, सिंपल, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्लियर? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम है या जो मीन फ्री पाथ है वो उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम इलेक्ट्रॉन मॉडल से क्या समझ रहे हैं कि पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेंगे। ड्यूरिंग देयर एक्सीलरेशन या ड्यूरिंग देयर मोशन दे विल रेगुलरली कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। वेलोसिटी फ्लक्चुएट करेगी तो एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। लगातार दो कॉलिजन यानी कि टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एंड द थर्ड, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्लियर? तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन, जिसको हमने डिटेल में समझा। हमने करंट पढ़ा, टाइप्स ऑफ करंट पढ़ा और इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन की बात करी। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इन सारे टॉपिक्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं, थ्योरेटिकल नोट्स हैं, वो आपको इसी वीडियो की लिंक में आपको मिलने वाले हैं। तो आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो। थ्योरी के नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। आज वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की, साथ ही साथ हम पढ़ाएंगे करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ। थैंक यू।